हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स संकल्प। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट का पहला लेक्चर खत्म कर लिया है। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के थोड़ा बहुत लिमिटेशंस के बारे में, और उसके बाद थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स मतलब कूलम्स लॉ के जैसे प्रॉब्लम्स आता है उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था कि ये लॉ कैसे कैसे काम करता है, ये मीडियम डिपेंडेंस कैसे, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में खत्म किया है, तो उसको ही थोड़ा रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि Q1 और Q2 कोई भी दो चार्ज है जो कि यहाँ पे एक मीडियम अर्थ सप्रेशन में है, और यहाँ पे अगर एयर है तो यहाँ पे F क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये F इन एयर था। और यहाँ पे अगर मीडिया है तो मीडिया होगा तो क्या होगा F इन मीडिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। दिस इज माई रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। अब देखिए सपोज आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऐसा गिवन हो तो उसको कैसे डील करेंगे। Q1 Q2 है, सपोज इनका सेपरेशन है R, और यहाँ पे एक एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का T विथ का एक ब्लॉक आपने डाल दिया है। ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि F एयर इज दिस वन, और यहाँ पे अगर मीडिया डाल देंगे तो ये, तो क्या हम बोल सकते हैं F इन एयर अगर मीडिया के बराबर होना चाहिए तो उनमें सेपरेशन कितना होना चाहिए। देखिए सपोज ये F मीडिया जितना है तो उतना ही फोर्स होने के लिए ये Q1 और ये Q2 चार्ज में सेपरेशन कितना होना चाहिए। मान लेते हैं अभी सेपरेशन कितना है R प्राइम है, तब इन दोनों के बीच फोर्स ये F मीडिया के बराबर है, तो तब F एयर कितना होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर प्राइम स्क्वायर, जो कि अगर Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे कोई भी मीडिया पे है उसका बराबर फोर्स का वैल्यू होना चाहिए F मीडिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर प्राइम स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 एप्सिलॉन आर मीडिया पे आर डिस्टेंस पे था, तो इनका सेपरेशन R प्राइम इज R रूट एप्सिलॉन आर। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर Q1 Q2 R डिस्टेंस पे कोई भी मीडिया पे है, तो अगर सेम Q1 Q2 को R प्राइम डिस्टेंस पे कोई भी एयर में रखा जाए तब भी फोर्स का वैल्यू सेम है। फिर से बोल रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि Q1 Q2 सपोज यहाँ पे मीडिया पे है, ध्यान से देखिएगा मीडिया पे है, तो मीडिया पे है तो फोर्स कितना है F मीडिया इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये क्योंकि R सेपरेशन था। और अगर Q1 Q2 रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर ये सेपरेशन में एयर में है, तब भी क्या फोर्स का वैल्यू होने वाला है F इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर का होल स्क्वायर, जो कि अगर Q1 Q2 आर डिस्टेंस पर मीडिया पे है उसका बराबर है, राइट। तो अगर कोई भी मीडिया है, मतलब मान लेते हैं ये कोई भी ब्लॉक है या कोई भी मीडिया है जिसका वैल्यू मान लीजिए R, जिसका है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहां पे अगर Q1 Q2 दो चार्जेस है, ये मीडिया पे Q1 Q2 है, दो मीडिया एक मीडिया पे, तो अगर एयर में रखा जाए तब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होने के लिए आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए Q1 Q2 पे
आर रूट एप्सिलॉन आर, ये सेपरेशन होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पॉज करके आप लोग बता लीजिए, क्लियर कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उस पे आते हैं। कि मान लीजिए कोई Q1 है और ये Q2 है, ये बाकी सब एयर है, और यहाँ पे एक मीडिया आपने डाल दिया है जिसका है एप्सिलॉन आर, जो कि टी विथ का है। तो इन दोनों में फोर्स कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पे फुल सेपरेशन आर है, तो जिसमें टी है एप्सिलॉन आर विथ का। तो अभी हमने पढ़ा है कि एप्सिलॉन आर अगर मीडिया है तो उसका बराबर एयर का मीडिया, एयर सेपरेशन कितना होना चाहिए एयर में? रूट एप्सिलॉन आर टी, राइट। तो Q1 Q2 पे अभी इफेक्टिव सेपरेशन कितना है? Q1 है, Q2 है, तो अभी इफेक्टिव सेपरेशन है यहाँ पे लीजिए R, तो बाकी का टोटल सेपरेशन कितना है इन दोनों को मिला के? R माइनस टी। तो R माइनस टी जो कि एयर में ही था, और ये एप्सिलॉन आर टी विथ का, मतलब एयर इतना विथ का, प्लस रूट एप्सिलॉन आर टी, ये पूरा का पूरा हम एयर में मान सकते हैं, एयर सेपरेशन। तो एफ अभी कितना होने वाला है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R माइनस टी प्लस रूट एप्सिलॉन आर टी का होल स्क्वायर। ऐसा चीज आपको रे ऑफ केस में मिलने वाला है, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल पाथ के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। ऐसे जितने भी मीडियाज हो सकता है, आप एप्सिलॉन आर पहला है, दूसरा है एप्सिलॉन आर और आर प्राइम, ऐसा कुछ मीडिया में है, तो ऐसे 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 डालते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सुपरपोजिशन आपने 11 में भी पहले पढ़ा था कि टोटल रिजल्टेंट इज सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, मतलब यहाँ पे सपोज कोई भी एक Q चार्ज है, यहाँ पे कोई भी Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई भी Q2 चार्ज है, यहाँ पे कोई भी Q3 चार्ज है, तो इस पर नेट फोर्स कितना है कि इसके लिए जितना फोर्स है, सपोज हर इसको भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, सॉरी F3 वेक्टर है, और इसके लिए सपोज यहाँ पे F2 वेक्टर है, इस पर नेट फोर्स कितना होने वाला है? F नेट इज वेक्टर सम, क्यों पे टोटल फोर्स कितना होने वाला है? वेक्टर सम, दैट इज आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, दैट इज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस ऑन एनी चार्ज। किसी भी सुपरपोजिशन में हमेशा वेक्टर सम लिया जाता है, और कुछ नहीं, कि उसका टोटल चार्ज कितना, टोटल फोर्स कितना होगा, सारे फोर्स का वेक्टर सम। ये आपने पहले से बहुत आइडिया है आपका इसका। अच्छा चलिए इसको क्लियर करते हैं। अच्छा अब थोड़ा बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले देखिए, कूलॉम्स लॉ बेसिकली वैलिड है स्टैटिक चार्ज के लिए, हमेशा कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज ओनली, स्टैटिक चार्ज के लिए। दूसरा, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, क्यू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। क्यू देखिए, सपोज यहां पे आपने एक Q1 चार्ज लिया है, यहां पे आपने एक Q2 चार्ज का टोटल स्फीयर लिया है, मतलब मान लीजिए यहां पर पूरा
Q2 फैला हुआ था, पूरा Q2 है ये बॉडी। हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि कंडक्टर के सरफेस में चल जाता है, अभी भी आ रहा है उस पर, ये टॉपिक कंप्लीट करके उस पर आएंगे। अच्छा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां से आप अगर सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो क्या ये एकदम सही रहेगा? क्यों नहीं सही रहेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव थोड़ा धक्का खाते हुए यहाँ पे पॉजिटिव का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव आके मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव था उसका डेंसिटी थोड़ा घट जाएगा, इसका डेंसिटी थोड़ा घट जाएगा, और यहाँ पे हाई डेंस हो जाएगा। तो इन दोनों का जो सेपरेशन है वो थोड़ा शिफ्ट होकर कुछ ऐसे जगह पे होने वाला है। तो आप जो आपको बेसिक सेंस है कि सेंटर से डिस्टेंस लेने वाले हैं, राइट, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इंडक्शन की वजह से बॉडी पे चार्ज थोड़ा फैलेगा, इसलिए पॉइंट चार्जेस के लिए ही कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, ठीक है। मतलब अगर आप लिखेंगे कि यहाँ पे दोनों डिस्टेंस को F 1/4πε0 Q1 Q2 बाई ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखेंगे, R मान लेते हैं, R स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू द फोर्स बिटवीन दिस टू F बिटवीन Q1 एंड Q2, क्योंकि इसका सेंटर थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, मतलब ये चार्ज डेंसिटी थोड़ा इस तरफ आ चुका है, इस साइड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होने वाला है, तो हमेशा कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम्स में आएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेकर हम लोग बात करेंगे। एक, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास वगैरह में पढ़ा था ना कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, रियल डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कुछ नहीं है। तो इससे कभी मतलब इसको जोड़िए कि दोनों चार्ज का सेंटर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास की तरह कोई कॉन्सेप्ट पे नहीं आने वाला है। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला है लीनियर, मतलब कोई भी अगर लीनियर बॉडी है, मतलब रॉड जैसा कुछ है, तो इसमें हम लोग हमेशा ले लेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लेंगे। मतलब ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे लैम्डा ले लेंगे, लैम्डा से हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं, दैट इज टू अपॉन एल। दूसरा एरियल और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कोई भी अगर कॉन्डक्टर लेते हैं, कोई भी कॉन्डक्टर लेंगे तो कॉन्डक्टर में हमेशा चार्ज सरफेस पे रहेगा। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात किया है, लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा और भी सीखा था कि यहाँ पे अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता है। मतलब अंदर में अगर कोई चार्ज पर रखेंगे भी तो उस पर कोई फोर्स नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि अंदर में इनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। कोई भी कॉन्डक्टर पे हमेशा अगर चार्ज देंगे तो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे दैट यहाँ पे इंटरनल पे हर जगह पे कोई भी चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स 0 होने वाला है। इफ चार्ज इज गिवन टू एनी कंडक्टर, चार्ज will distribute in such a way that net force on any charge placed inside it will be 0। ये कैसे हो? देखिए, जहां पे यहाँ पे सिग्मा जो है, जो कि एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आर क्या है? आर है लोकल रेडियस। मतलब यहाँ पे अगर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे
रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आप लोगों ने 11 में पढ़ा हुआ होगा कि यहाँ पे आर ऐसा है, मतलब हर एक जगह पे जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डिफरेंट है। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने वाला है वहां पे सरफेस डेंसिटी सबसे ज्यादा होने वाला है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर पार्ट है वहां पे सरफेस डेंसिटी या चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा होने वाला है, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा वहां पे सरफेस डेंसिटी सबसे कम होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह इसमें बहुत अच्छा चर्चा करेंगे, और इसमें कोरोनल डिस्चार्ज के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सरफेस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये इसलिए होता है ताकि यहाँ पे इसके अंदर पे कहीं पे भी कोई भी चार्ज रख देंगे तो उसके ऊपर हमेशा से फोर्स 0 होने वाला है। ये बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा आपको, कोई भी कंडक्टर है तो। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपको दिख जाएगा नॉन कंडक्टर में। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कुछ भी मान लीजिए, तो नॉन कंडक्टर में ही वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर कंडक्टर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर सरफेस में ही आ जाएगा। इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी अगर बॉडी ले लेते हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे हर जगह पे चार्ज फैला हुआ रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। मान लीजिए इसका वॉल्यूम है डीवी, तो रो को हम बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे कोई भी डीवी पोर्शन में कितना चार्ज होने वाला है, डीक्यू इक्वल टू रो डीवी। और यहाँ पे कोई भी चार्ज होने वाला है डीक्यू, यहाँ पे कोई भी छोटा सा एरिया ले लेते हैं, डीक्यू इक्वल टू सिग्मा डीएस। और यहाँ पे कितना चार्ज होने वाला है कोई भी छोटा सा लेंथ में, डीक्यू इक्वल टू लेमडा डीएल। ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके बारे में हम लोग विस्तार में बात करेंगे जब कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर के प्रॉपर्टीज, कंडक्टर का पोटेंशियल, कंडक्टर का फील्ड, स्फीयर का फील्ड, ये सब वगैरह इसके बारे में जब बात करेंगे इसको बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये सब वगैरह बहुत कुछ आने वाला है। अच्छा, इसको क्लियर करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एकदम बेसिक सवाल से चालू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए कि मान लीजिए कोई भी दो सिमिलर चार्जेस है, जो कि 1 मीटर दूरी पे है, कोई भी दो सिमिलर चार्जेस है, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे है, तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम? व्हाट इज द, यही पे पूछा गया सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम? देखिए यहां पे जेई ने पूछा आपको क्या कि दिया गया है कि कोई भी दो चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है, मतलब दोनों ही सेम का सिमिलर और आइडेंटिकल चार्जेस है। सिमिलर और आइडेंटिकल मतलब वैल्यू भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम, मतलब दोनों ही प्लस हो सकते हैं या दोनों ही माइनस हो सकता है। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यू के बारे में जो पूछा गया था वो ये है, आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो फोर्स क्या होने वाला है, F इक्वल टू 1/4πε0 E² अपॉन 1²। वैल्यू डाल दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया क्या, मतलब पूछना क्या चाह रहा था, पूछना यही चाह रहा था कि आपको अगर मालूम है कि नहीं कि चार्ज का मिनिमम यूनिट जो है
वो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया है कोई भी चार्ज Q है, इसको दोनों पार्ट में तोड़िए, ऐसे तोड़िए ताकि दोनों में फोर्स मैक्सिमम हो। ब्रेक दिस into 2 parts in such a way that forces between them is minimum। देखिए, सबसे पहले ये Q को हम लोग मान लेते हैं, एक है Q, दूसरा है Q माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना होने वाला है, हम लोग एक कूलम्स लॉ में जो 1/4 है उसको हमेशा हम लोग शॉर्टकट कैलकुलेशन में, जहां पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, मतलब मीडिया वगैरह कुछ नहीं होगा, तो उसमें हम लोग 1/4 Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग Q1 Q2 by R स्क्वायर लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा देखने में इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में फोर्स कितना है, F K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, आपको वेरी कर रहा है आपका Q और ये Q का वैल्यू, मतलब दोनों चार्जर का वैल्यू वेरी कर रहा है। आपको ऐसा मतलब वैल्यू चाहिए ताकि इन दोनों में फोर्स मिनिमम हो जाए। तो देखिए Q स्क्वायर R स्क्वायर, तो फॉर F टू बी मिनिमम dF dQ 0, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। डाल दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ रहा है K अपॉन R स्क्वायर Q माइनस 2Q 0, मतलब आपका Q माइनस 2Q 0, मतलब Q कितना है Q/2, मतलब Q/2 रखेंगे तो वहां पे फोर्सेस बिटवीन देम इज मैक्सिमम Q की, देखिए इसको अगर डबल डेरिवेटिव मारेंगे मतलब d2F dQ2 माइनस 2 आएगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। देखना है मैक्सिमम आपको पूछा गया है कि आप दोनों पर फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कोई भी दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को, मान लीजिए कोई भी दो आइडेंटिकल अगर स्फीयर है A और B, आइडेंटिकल स्फीयर मतलब दोनों का रेडियस सेम है। देखिए इनको अगर हम लोग टच करवाएंगे तो बाद में हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा। तो क्योंकि इन दोनों का अगर रेडियस सेम होगा तो इसमें अगर Q1 होगा, इसमें अगर Q2 होगा, तो बॉडी में चार्ज हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल है तो इन दोनों को अगर टच करवाएंगे, अगर कंडक्टर है तो इन दोनों को अगर टच करवाएंगे तो यहां पे Q1 प्लस Q2/2 और यहां पे भी Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा अगर इन दोनों को टच करवाएंगे या कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। ठीक, अच्छा अभी देखते हैं इस बेसिस पे क्वेश्चन देते आपको बोला गया है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स A and B separated by a distance applies F force on each other.
नाउ अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर सी, मतलब उसी को समझते हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर से ए बी, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स अगर कुछ क्वेश्चन में पूछा नहीं, मतलब बोला नहीं गया है, तो टू आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स बोलेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू है, दोनों के दोनों में सेम चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मान लेते हैं 8, तो यहां पे हम लोग बेसिकली कूलम्ब्स लॉ का जो पॉइंट चार्ज जो कॉन्सेप्ट है उसको ही अप्लाई करेंगे हम लोग, मतलब ये डिस्टेंस को बहुत फार डिस्टेंस के, और ये बॉडी का मतलब जो रेडियस है उसको ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा लेते हैं, रेडियस बहुत छोटा है, मतलब इन दोनों का सेपरेशन के हिसाब से, एफ के क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बोला गया है, इन दोनों के बीच फोर्स है एफ। नाउ ए थर्ड अनचार्ज स्फीयर, मतलब ये एक अनचार्ज स्फीयर है सी, इसको पहले ए से टच करवाएंगे, फिर बी से टच करवाएंगे, करवा के इन दोनों के बीच में रख देंगे। तो अभी अपन को सी पे फोर्स निकालना है, मतलब पहले इनसे जब टच करवाएंगे तो ध्यान से सोचिएगा, ये पहले अनचार्ज था, अनचार्ज था तो ये 0 था, ये क्यू था, तो दोनों में चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 जब ये टच होगा, मतलब ये ए है और ये सी है, क्यू था 0 था, जब टच करके छोड़ेगा फिर ए पे Q/2 और सी पे भी Q/2, ठीक है। फिर वापस आप सी को बी से टच करवा रहे हैं, मतलब देखिए बी का कितना है Q और सी का कितना है Q/2, तो यहां पे चार्ज कितना होने वाला है अल्टीमेटली Q प्लस Q/2 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3Q/4, ये बी का, और अभी सी का भी कितना होने वाला है 3Q/4, ठीक है। यही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं हर जगह पे। अभी ये सी को अपन बीच में रखेंगे, ए और बी के एकदम बीचों बीच मिडिल पॉइंट रखेंगे, और क्वेश्चन में आप अगर वेरी कर देंगे R/3, R/2, R/4 कुछ भी आप डाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। देखिए तो अभी का सिचुएशन ये है कि ये ए है, ये बी है, और इनके बीचों बीच हमने सी को रख दिया है, तो ये क्या चार्ज कितना है Q/2, 3Q/4, 3Q/4, ठीक है। तो देखिए अपन को अभी सी पे टोटल फोर्स चाहिए, तो सबसे पहले ए सी को ऐसे लात मार रहा है, मान लीजिए F1 से, F1 का वैल्यू कितना होगा K Q/2 3Q/4 R/2 का स्क्वायर, मतलब 3/2F, और ये बी सी पे लात मारा है ऐसे F2, सो F2 K 3Q/4 R/2 का स्क्वायर, सो 9/4 ये। तो अब देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन F के टर्म्स में था, आपको आंसर भी F के टर्म्स में ही देना पड़ेगा। तो अभी F2 ज्यादा है या F1 ज्यादा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 2.25 है और ये 1.5 है, मतलब ये ज्यादा है। तो अभी ये सी पे नेट फोर्स होने वाला है F नेट, दैट इज F2 माइनस F1, दैट इज 9/4F माइनस 3/2F, मतलब 3/4F किसके तरफ, टुवर्ड्स बी ए, इस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक मजेदार सम लेते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोगों को डीपीपी वगैरह भी अपलोड कर देंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाए। और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये एक सर्कल है जिसमें यहां पे Q, 2Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, 8Q, 9Q, 10Q, 11Q, 12Q, ऐसे हम लोगों ने रखा है। जैसे क्लॉक होता है वैसे ही 11Q, ठीक है। और यहां पे कोई भी एक चार्ज है सेंटर पे Q, और ये जो सर्कल है इसका रेडियस है, मान लेते हैं 8। तो फाइंड द फोर्स ऑन Q कैसे करें? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहां पे ऐसा, तो ये Q क्या इस तरफ फोर्स लगा रहा है, KQ स्क्वायर, KQQ अपॉन R स्क्वायर इस तरफ लग रहा है। और ये हर एक एंगल कितना है 30 30 30, क्योंकि 30 30 30 12 एंगल्स है, 12 इंटू 30 60। तो यहां पे ये फोर्स दे रहा है, मतलब ये Q के बारे में अगर सोचते हैं तो Q यहां पे सेंटर पे फोर्स दे रहा है Q पे, KQQ अपॉन R स्क्वायर। और उल्टे में क्या लग रहा है, उल्टे में लग रहा है K7QQ R स्क्वायर। तो यहां पे टोटल कितना लग रहा है, इस साइड पे टोटल लग रहा है K6QQ R स्क्वायर। ये तो यहां पे लग रहा है अल्टीमेटली K6QQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक। और ये 12Q इस पे दे रहा है और 6Q इस पे दे रहा है, तो अल्टीमेटली यहां पे K6QQ R स्क्वायर ऐसे नीचे। फिर ये 8 का जो पेयर है इसके लिए यहां पे K6QQ R स्क्वायर। 3 का जो पेयर है इसके लिए यहां पे 3 और 9 के लिए K6QQ R स्क्वायर। 4 और 10 का जो पेयर है इसके लिए भी KQ6Q R स्क्वायर। 5 और 11 का जो पेयर है K6QQ R स्क्वायर। तो मेरा अल्टीमेट फोर्सेस कितना है, देखिए ध्यान से। ये अगर सेंटर है तो यहां पे नीचे की तरफ लग रहा है K6QQ R स्क्वायर, यहां पे बीच में लग रहा है K6QQ R स्क्वायर। और यहां पे मतलब दो जगह पे, इसको यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लग रहा है ये ऐसा, राइट। तो अभी ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा है, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो इनका जो साइन कंपोनेंट्स है, इसका साइन और इसका साइन
कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ ऐड हो रहा है 2k6q r स्क्वायर cos 30 डिग्री प्लस इन दोनों के लिए देखिए ये दोनों 60-60 एंगल में, ये दोनों, तो क्या इनका भी साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर फिर से 2k6q r स्क्वायर cos 60 डिग्री ये काम करेगा। तो अल्टीमेटली माय टोटल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको अगर अपन एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको अगर y एक्सिस मान लेते हैं, नीचे की तरफ y एक्सिस ले लेते हैं अपने कन्वीनियंस से, तो f इन x एक्सिस क्या ये है k6q r स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 cos 60 प्लस 2 cos 30, राइट। और fy सिर्फ एक ही है k6q r स्क्वायर, तो आपका एफ नेट आ गया। एफ नेट आप ऐसे लिख दीजिए एफ आई और नोट करना चाहे तो रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर करें। अच्छा, आपको कई तरीके का सम यहाँ पे गिवन हो सकता है। मान लीजिए कोई भी यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे दूसरा क्यू चार्ज है, ये सपोज यहाँ पे फ्लोट करे, ये ग्राउंड पे है, इसका मास m है, तो क्या हम बोल सकते हैं mg, और इनका अगर सेपरेशन मान लीजिए h है, तो यहाँ पे k h स्क्वायर इज बीइंग बैलेंस्ड विद mg, ऐसा सम गिवन हो सकता है। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन में गिवन हो सकता है। मान लीजिए ऐसा कोई यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, तो ये दोनों ऐसे रेस्ट में, मतलब ये मान लीजिए Q1 है, ये यहाँ पे Q2 है, ये ग्राउंड पे टच है, मतलब ग्राउंड पे ही खड़ा है Q1, और इनका सेपरेशन मान लीजिए x है, तो यहाँ पे k Q1 Q2 x स्क्वायर इज बीइंग बैलेंस्ड बाय mg, तो यहाँ पे है mg sin थीटा, mg sin थीटा इज बैलेंसिंग दिस। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सम्स बनाकर आपको पूछा जा सकता है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन गिवन है कि दो ब्लॉक्स है, ये पहले नेचुरल लेंथ इन लोगों में था L, ठीक है। अभी यहां पे Q चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे ताकि इन दोनों में फोर्स मैक्सिमम हो जाए। देखिए Q चार्ज को मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे Q/2, यहाँ पे Q/2, तो ये Q/2 होगा, तो ये इलोंगेट होगा। तो अभी इलोंगेट होके सपोज इन लोगों का सेपरेशन हो चुका है L+X, तो L+X होगा तो क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा मान लीजिए ये इलोंगेट होके यहां तक आया है, अभी X इलोंगेट हुआ है, तो यहाँ पे F रिस्टोरिंग कितना लग रहा है kx, दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय 1/4πε0 Q/2 into Q/2 L+X का होल स्क्वायर। इससे आप x को भी निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो kx इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर, इसको 16 कर देते हैं, 16 L+X का होल स्क्वायर। इससे आप x को निकाल लो, ठीक है। ऐसे आपको Q का भी वैल्यू पूछा जा सकता है। Q का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों में फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो Q का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 4 L+X रूट
पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स। ऐसा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आराम से पूछा जा सकता है सिंपल मैकेनिक्स से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। I'm clearing this one. अच्छा, यहां पे स्ट्रिंग प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी दो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, यहां पे दोनों स्ट्रिंग्स का लेंथ सेम है एल एल। यहां पे क्यू। अच्छा, सबसे पहले मान लेते हैं इन दोनों में Q1 Q2 और M1 M2 है, इन दोनों का मास, और ये एंगल θ1 θ2 है। तो सबसे पहले समझते कि यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर ये एंगल के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए ये Q2 और Q1 में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है L sin θ2, ये L sin θ1। अच्छा, पहले सेपरेशन मान लेते हैं, सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं x। इसको आप आराम से निकाल सकते हैं L sin θ2 और L sin θ1 ऐसे करके। अच्छा, Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेंशन T1, तो यहाँ पे देखिए M2G, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, θ2 है, T2 cos θ2, T2 sin θ2, तो यहाँ पे T2 sin θ2 by T2 cos θ2 कितना है Fe by M2G, मतलब tan θ2 Fe by M2G। और यहाँ पे भी सेम तरीके से आप ला सकते हैं, यहाँ पे tan θ1 Fe अपॉन M1G। अच्छा, यहां से समझने वाला एक बात है, देखिए अगर M1 इक्वल टू M2 है, M1 इक्वल टू M2 है, तो θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर M1 ग्रेटर देन M2 है, अच्छा M1 का वैल्यू ज्यादा, M2 का वैल्यू कम, तो जितना कम होगा उतना वैल्यू ज्यादा होगा। उसको फिजिकली समझिए, इसका वैल्यू ज्यादा है मतलब वेट ज्यादा है, मतलब ये सिस्टम ऐसे थोड़ा टिल्ट हो चुका है, तो ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा, राइट। तो अगर M1 ग्रेटर देन M2 है, तो θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा। और अगर M1 लेस देन M2 है, तो θ1 लेस देन θ2 होगा। यहां पे देखिए चार्जेस के वैल्यू के ऊपर ये एंगल डिपेंडेंट नहीं है, एंगल डिपेंडेंट किसके ऊपर है, मास के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू सेम है। यहां पे भी लग रहा है Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे भी लग रहा है Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको पूछा जा सकता है, तो इसको हम थोड़ा धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी सम को यहां पर गिवन है क्यू चार्ज एम मास, यहां पर गिवन है क्यू चार्ज एम मास, और दोनों के बीच सेपरेशन है मान लीजिए
एक्स, आपको बोला गया है कि थीटा इज सो स्मॉल, ये दोनों का मतलब सेमीवर्टिकल एंगल थीटा है, थीटा इज सो स्मॉल दैट tan थीटा नियरली sin थीटा। ये स्टेटमेंट को कभी कभी ऐसे भी गिवन हो सकता है कि आपका x मच लेस देन l है, ठीक है, मतलब आपका थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है। तो आपको पूछा गया है x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पे 1/4πε0 q²/x², और यहाँ पे कितना है mg। अच्छा, हम लोगों ने तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला ही था, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यह कुछ फॉर्मूला था, फॉर्मूला को बोल रहे थीटा t cos थीटा t sin थीटा, तो ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू F अपॉन mg, दैट वाज व्हाई tan थीटा। ये फॉर्मूला को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज tan थीटा इक्वल टू F अपॉन mg ऐसे सम्स में। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू F दिए है q² अपॉन 4πε0 x² mg। तो tan थीटा की जगह आप क्या डालेंगे, sin थीटा। sin थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x/2 अपॉन l q² अपॉन 4πε0 x² mg। तो यहाँ पे x³ कितना हो जाएगा, x³ इक्वल टू q²l 2πε0 mg। तो x कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ q²l 2πε0 mg, ठीक है, इजी। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, अगर कोई सम में ये अगर गिवन नहीं हो तो कैसा सम हो सकता है, ऐसे ही सम, इसको क्लियर करते हैं। देखिए ये आपका AIP में पूछा गया सवाल है, यहाँ पर सिंचा सिम्मा से सेपरेशन R है, आपको बोला गया है कि इसका हाइट था y, और बोला गया है इस सेम सेटअप को अगर हम लोग y/2 से हैंग करते हैं तो सेपरेशन कितना होने वाला है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे क्या, tan थीटा इक्वल टू Fe/mg। तो यहां पर tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा आपका r/2 अपॉन y, r/2 अपॉन y दैट इज 1/4πε0, या डाल देते हैं डायरेक्ट k q² अपॉन r² अपॉन mg। तो यहाँ पे r³ कितना होगा, 2k q² y अपॉन mg, ये r³ का वैल्यू है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे tan थीटा प्राइम ले लेते हैं, ये इस एंगल को थीटा प्राइम ले लेते हैं, इक्वल टू F अपॉन mg। तो r प्राइम अपॉन 2 अपॉन y/2 k q² r प्राइम स्क्वायर अपॉन mg, इसको काट देते हैं, r प्राइम क्यूब दैट इज k q² y mg। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे k q² y अपॉन mg इसके साथ 2 था, तो इसको अपन लिख सकते हैं r³ अपॉन 2 r प्राइम r/क्यूब रूट ऑफ 2। बहुत ज्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
और एक मीडियम डिपेंडेंसी पे ऐसे स्ट्रिंग पर सम देते हैं। अच्छा, मीडियम डिपेंडेंसी से पहले एक और सम दे देते हैं, ये भी आपको बहुत जगह पे दिख जाएगा। यहाँ पे दो चार्जेस ऐसे टांग के रखे हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इन दोनों का पूरा का सेपरेशन एल है। तो यहाँ पे या एक्स मान लेते हैं। तो आपको पूछा गया है इनका मास अगर m है तो इतना सेपरेशन कितना होगा दोनों के बीच। अब देखते हैं, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे भी F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे इसका L1 मान लेते हैं, इसका L2 मान लेते हैं, इसका θ2 मान लेते हैं, इसका θ1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे F कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q स्क्वायर अपॉन इसको R मान लेते हैं, R स्क्वायर। ठीक, तो अभी R का वैल्यू कितना होगा, R का वैल्यू होगा x माइनस, यहाँ पे ये कितना होगा L2 sin θ2, L2 sin θ2, और यहाँ पे होगा L1 sin θ1। ऐसा, तो यहां से आपका अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, बहुत इजी है। यहां से क्यू पूछा जाएगा तो क्यू को डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू रूट अंडर Fe x माइनस, यहाँ पे डिटेल्स आपको गिवन रहेगा, x का वैल्यू इतना है, L1 वैल्यू इतना है, L2 वैल्यू इतना है, ऐसे। लेकिन सम का फॉर्मेट यही रहेगा। अगर इसको प्लस के बदले अगर माइनस देता तो ऐसे फाड़ के रहता, तो वहां पे प्लस हो जाता है, दोनों के बीच सेपरेशन, दोनों के बीच सेपरेशन x प्लस L2 sin θ2 प्लस L1 sin θ1 ऐसे सेपरेशन हो जाता। L2 sin θ2 प्लस L1 sin θ1 का स्क्वायर अपॉन के, ये आपका क्यू का वैल्यू। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से आपको सम गिवन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फटाक से उतार लीजिए। चलिए इसको क्लियर करते हैं। ये सपोज दोनों के दोनों एयर में है, ठीक है। तो यहां पे अगर सेपरेशन है R, अच्छा इसको अगर पानी में डुबो दिए तब भी सेपरेशन है R, ठीक है। ये वाटर है, ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, ये लिक्विड का डेंसिटी को मान रहा है, लिक्विड डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा, एंड बॉडी डेंसिटी है, वो जो बॉब का डेंसिटी है, बॉब डेंसिटी इक्वल टू रो। देन यहां पे देखिए आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड कितना है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे थीटा सेम है, क्यों? क्योंकि आपका सेपरेशन सेम है और वर्टिकल लेंथ तो आपने चेंज नहीं किया था, तो एल सेम है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या सीखा था, Fe अपॉन mg। अच्छा mg तो नीचे के वाला फोर्स था, तो यहाँ पे तो निकल गया डायरेक्ट mg। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
क्यू स्क्वायर, सेम चार्ज सेम मास गिवन का, क्यू चार्ज एम मास, क्यू चार्ज एम मास, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। अच्छा, ये दोनों के दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, तो इसका वॉल्यूम को v मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो अगर बॉडी का डेंसिटी गिवन है रो, यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाई एम जी के जगह हम लोग वीरो जी लिख सकते हैं डायरेक्ट, वीरो जी। तो tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर वीरो जी आर स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे लिक्विड के वजह से देखिए आप यहाँ पे टी मान लेते हैं थीटा, टी कॉस थीटा भी आ जाएगा, उसके साथ बॉयंट फोर्स भी आ जाएगा। बॉयंट फोर्स मतलब वी सिग्मा जी, और यहाँ पे कितना है वी रो जी, और यहाँ पे एफ ई, और यहाँ पे टी साइन थीटा। ये एफ ई इन लिक्विड आ जाएगा ना, तो एफ ई इन लिक्विड मतलब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा, मतलब 1/4 एप्सिलॉन के साथ एक एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पे एक एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा के क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ पे टी कॉस थीटा प्लस बॉयंट फोर्स वीरो जी। तो टी कॉस थीटा कितना है वी जी रो माइनस सिग्मा, आप इसको डिवाइड कीजिए तो tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर वी जी रो माइनस सिग्मा। तो ये दो tan थीटा का वैल्यू सेम है क्योंकि सेपरेशन सेम है। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर वी रो जी आर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर वी जी रो माइनस सिग्मा, के क्यू स्क्वायर गया, वी जी गया, अच्छा आर स्क्वायर गया, 1 अपॉन रो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू रो माइनस सिग्मा, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग अभी यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अगले लेक्चर में भी हम लोग ये कूलम्स लॉ के बहुत सारे प्रॉब्लम और वेक्टर प्रॉब्लम में बहुत सारे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और हम लोग ये फिजिक्स संकल्प चैनल में पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से फुल कंटेंट, अगर मतलब जो जेई के लिए जो बच्चे 2022 या 2023 में जेई या एडवांस या नीट ऐसे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये लेक्चर्स तो आप धीरे धीरे देखते जाइएगा, तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आराम से बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को टीपीपी वगैरह शीट्स भी हम ये दे सकते हैं, तो उसके साथ ये भी आप करते जाइएगा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर संकल्प का बेसिक मोटिव और बेसिक एम है कि संकल्प से सक्सेस, मतलब संकल्प मतलब डिटरमाइंड हो, आप पहले डिटरमाइंड हो और उसके साथ सक्सेस, आपको सक्सेस पाना ही हो। मतलब जो बच्चे डिटरमाइंड है कि बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स को करना है, उसके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।